राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने कृषि विधेयकों का किया स्वागत। धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत केंद्र ने 3 राज्यों को पहली किस्त जारी की। हरियाणा को दिए 5,444 करोड़ रुपए। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद भगत सिंह को किया नमन। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत दादरी जिले के किसान मछली उत्पादन कर कमा रहे हैं खासा लाभ। उत्पादक किसानों को मिल रही है 60% तक की सब्सिडी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को कल मंजूरी दे दी। ये विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 हैं। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है। नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। ये मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। कैथल के किसानों ने 3 कृषि सुधार विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए जो 3 कानून बनाए हैं, उनसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों ने कहा कि पहले उनकी फसल को व्यापारी अपनी मनमर्जी से सस्ते दामों पर खरीदता था, लेकिन अब इस विधेयक के पारित होने से किसान अपनी मर्जी से अपने उत्पाद को कहीं भी अच्छे दामों पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। ये विधेयक वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों की खुशहाली का, किसानों की तरक्की का एक रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के 201 जो पॉइंट हैं वो लागू हो चुके हैं। किस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हो, किसानों को किस प्रकार से उसकी फसल का लागत का दुगना मूल्य मिले, तो 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी वे 2022 में किसान को फसल का दुगना मूल्य मिलेगा। उसी के नियमित ये 3 कानून बने हैं। इससे किसान उन्नति कर सकता है। ये हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और ये जो बीच में आड़ती कमीशन खा जाते थे, अब ये बंद हो जाएगा। इससे हमारी आय में वृद्धि होगी और हम अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। यही बात है, कहना भाई जमींदार लुटा जा रहा। फसल जो होती है वो मंडी में भाव नहीं मिलता जमींदार को। आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये खरीदते हैं और जाकर 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक बेचते हैं। इतना जमींदार को घाटा पड़ रहा है। और जो मोदी ने स्कीम चला रखी है वो ठीक है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान खरीद के लिए 3 राज्यों को 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर कर दी है। ये राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि ये राशि राज्यों और राज्य विपणन महासंघों को धान की खरीद समय पर करने के लिए मंजूर की गई है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपए और हरियाणा को 5,444 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने सबसे पहले डेनमार्क में कोविड-19 के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना व्यक्त की और इस संकट से निपटने के लिए डेनमार्क की प्रधानमंत्री के नेतृत्व का अभिनंदन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले भारत और डेनमार्क के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि आज इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। हमने कई क्षेत्रों में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस वर्चुअल समिट के माध्यम से इन इरादों को नई दिशा और गति दे रहे हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन 1907 में अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। वे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र 23 वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। शहीद भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए बड़े साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। देखिए उनके जीवन से जुड़ी ये रिपोर्ट। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यही वो जज्बा था जो शहीद होने से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में था। देश की स्वतंत्रता क्रांति नायक के रूप में शहीद आजम शहीद भगत सिंह की आज जन्म शताब्दी है। आजादी के लिए वतन पर अपनी जान की कुर्बानी देने वाले इस शहीद आजम भगत सिंह ने देश की आजादी में अहम किरदार निभाया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो महज 12 साल के थे। अपने पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह से प्रेरित होकर आजादी की जंग में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह आजादी की लड़ाई में खून खराबे के खिलाफ थे, पर वे मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे और समाजवाद के पक्षधर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक सदस्यों में से एक इस नौजवान ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर ला दी जिसका असर हर जवान में दिखने लगा। आज भी युवा पीढ़ी आजादी के दीवाने सरदार भगत सिंह की कुर्बानी को याद करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूं और जो कुछ भी इंसानियत को प्रभावित करता है उससे मुझे भी सरोकार है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर अमर बलिदानी को कृतज्ञ नमन। बड़ी कीमती है ये आज़ादी जिसके लिए कितने ही मेधावी युवाओं ने सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट कर कहा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर ट्वीट कर कहा, भारत मां के वीर सपूत सच्चे राष्ट्रभक्त शहीद भगत सिंह को नमन। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की महानता और अनुकरणीय साहस सदियों तक भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश भर में आज शहीद भगत सिंह की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। फतेहाबाद के अनेक गांवों के सैकड़ों युवाओं ने शहीद भगत सिंह जयंती उत्सव में भाग लिया। युवाओं ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और कैंडल मार्च भी निकाला। गांव अलीका में शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्यों ने बताया कि इस बार देशभक्ति की भावना के साथ साथ युवाओं में नशे के बढ़ रहे प्रचलन को खत्म करने की भी शपथ दिलवाई गई। उन्होंने बताया कि आज से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया ताकि युवा नशे से दूर होकर राष्ट्र की सेवा कर सकें। नौजवान सभा की तरफ से आज रतिया के अंदर शहीद आजम भगत सिंह का जो 113वीं जयंती वो मनाई है और युवाओं को भगत सिंह के विचारों के साथ जोड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया है और जो भगत सिंह के विचारों से समाज को बढ़िया बनाया जा सके, जिसके जैसे जो हमारे समाज में बुराइयां हैं जैसे नशा, भ्रूण हत्या और भी बहुत सारी बुराइयां हैं,
उन बुराइयों के खिलाफ युवाओं ने संकल्प लिया है कि हम इनके खिलाफ भगत सिंह के विचारों से प्रेरित होकर लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की तरफ से शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 113वीं जयंती मनाई है गांव में, और दिए मोमबत्ती जलाकर उत्साहपूर्वक हमने भगत सिंह का जन्मदिन मनाया है। और युवा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन से शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित ग्रामीण युवा मंथन वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह समस्त देशवासियों के लिए सदैव आदर्श हैं। उनकी राष्ट्रभक्ति, बलिदान और विचारधारा युवाओं को सदैव प्रेरित करती रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्ष से 35 वर्ष आयु तक के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। जल संरक्षण और वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को विस्तार देने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से लाभ पात्रों को प्रदान करने की दिशा में ऑनलाइन प्रणाली का विस्तार किया गया है। सरकार ने सरकारी सेवाओं की भर्तियों और स्थानांतरणों में पारदर्शिता लाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। प्रदेश में लिंगानुपात को संतुलित किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत दादरी जिले के किसान इन दिनों मछली उत्पादन करके खासा लाभ कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2025 तक इस योजना के तहत देश भर में 20,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गांव झोझू के मछली उत्पादक किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मछली उत्पादन करने वाले किसानों को 40 से 60% तक की सब्सिडी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि वे परंपरागत तरीके से जोहड़ों में मछली उत्पादन की बजाय बहुत ही छोटे स्थान पर मिट्टी खोदकर उसमें प्लास्टिक का कपड़ा बिछाकर कम पानी का खर्च करते हुए मछली उत्पादन कर रहे हैं। मछली उत्पादन की मात्र 2 फसलों में ही उनके द्वारा लगाई गई लागत पूरी हो रही है। तक जो है ना अपना सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है और बाकी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 7 टैंक हैं जिसमें से हमें तकरीबन 7 लाख की हमारी लागत आई हुई है। इस पे जो गवर्नमेंट है वो 40% तक जनरल कोटा को और महिलाओं को 60% तक की जो है सब्सिडी प्रदान करती है। जब मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में गया तो मुझे इस योजना के बारे में बताया गया। मैं पहले ही काफ़ी इच्छुक था, पर वो योजना मिलने के बाद मैं उससे ज़्यादा मतलब उत्साही तरीके से इसको कर पा रहा हूँ। मैं अभी ये जो कल्चर है वो अपना दूसरा कल्चर चल रहा है। यदि कल्चर की बात करें तो आप यहाँ पे आराम से जितनी आपकी लागत आएगी, यानी आपकी पूरी कॉस्टिंग यहाँ पे 7 लाख तक पड़ती है कल्चर में। यदि आप स्टार्टिंग करते हैं तो 50% तक आपका जो है ना प्रॉफिट रहता है। यानी कि आप 7 लाख रुपये लगाते हैं तो मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपये आप 6 महीनों के अंदर आप इजीली बना पाएंगे। तो मत्स्य पालन की योजना है जो पहले पारंपरिक रूप से जो मत्स्य पालन किया जाता था, अब उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले जो लोग जोड़ों वगैरह में मछली डालते थे और इसमें पानी की भी काफ़ी वेस्टेज होती थी, लेकिन अब जो ये नई तकनीक आई है इसके द्वारा हम बायोफ्लोक बना के मत्स्य पालन कर रहे हैं और इसमें हम फ्यूचर में भविष्य में हम देखते हैं कि काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। और जो एक आत्मनिर्भर बनने की बात है उसमें भी ये काफ़ी सहायक है। प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी निजी स्कूलों की भांति अत्याधुनिक प्रणाली से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जींद में जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने सरकार की इस पहल का शुभारंभ किया था। इन स्कूलों को राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक कन्या विद्यालय नाम दिया गया है और आगामी सत्र से इन स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक खंड में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक स्कूल को संस्कृति मॉडल विद्यालय का नाम दिया जाए, जिसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आएगा। संस्कृति स्कूल जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, आज इसके उद्घाटन पर हाजिर हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, मुख्यमंत्री जी की। और इसमें जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने अपने पूर्ण समर्पण भाव से हमें आश्वासन दिलाया है कि वो हमारे साथ रहेंगे और हम आगे जो सरकार की पॉलिसी है जिसके तहत ये स्कूल बनाए गए हैं, हम इसको आगे ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए हम जो SMC
कमेटी के मेंबर जो हैं उनकी मदद लेंगे, शिक्षाविद हैं, ग्रामीण हैं, और मैं तो बल्कि मीडियाकर्मी जो आप जैसे लोग हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई आप हमारा इसमें सहयोग। का पहले नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय जुलाना था और आज से इस स्कूल का नाम बदल के राजकीय मॉडल संस्कृति कन्या प्राथमिक विद्यालय जुलाना कर दिया गया है। और आज हमारे विशिष्ट अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों ही हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे जो इस प्रोग्राम की शुभारंभ करेंगे। और हमारा सारा स्टाफ बिल्कुल इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। हमारे स्कूल में अब हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये पूरे हरियाणा में कुछ प्राथमिक पाठशालाएं और हर ब्लॉक में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी मॉडल संस्कृति विद्यालय के नाम से जो है शुरू किए हैं जी। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवा चुकी पलवल की प्रियंका तेवतिया खिलाड़ियों को तराशने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले में बॉक्सिंग अकादमी खोलेंगी ताकि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। बॉक्सर प्रियंका तेवतिया ने कहा कि वह गांव जोधपुर में अंडर 19 बच्चों को बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पलवल में बॉक्सिंग की तरफ रुझान बहुत कम है और लड़कियों की भागीदारी ना के बराबर है। स्टार्ट कर रही हूँ और जो यहाँ की लोकल टैलेंट है मैं वो बाहर लेके आना चाहती हूँ। कम से कम मतलब लड़कियों को अपने पैरों पे स्पोर्ट्स कोटे से, आजकल स्पोर्ट्स कोटे में कोई मुश्किल बात नहीं है, नौकरियाँ इतनी वैकेंसीज निकल रही हैं। लड़कियाँ कम से कम, मेरा जो मेन है वो लड़कियों के ऊपर फोकस है, लड़कियाँ अपने पैरों पे स्टैंड हों। बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों ने बताया कि वे सुबह और शाम बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका लक्ष्य बॉक्सिंग में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है। यहाँ पे सुबह शाम 6 बजे होता है और ये गेम बहुत मज़ेदार भी है और यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं बॉक्सर बनना चाहती हूँ। प्रैक्टिस होती है और मेरी जो कोच है वे प्रियंका तेवतिया है, वे हमको बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराती हैं। कोरोना में बच्चे अपना समय बेकार करते हैं और इसलिए हम कुछ बन जाएंगे, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि सुधार विधेयकों को दी मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने कृषि विधेयकों का किया स्वागत। धान खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत केंद्र ने 3 राज्यों को पहली किस्त जारी की। हरियाणा को दिए 5,444 करोड़ रुपए। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी जयंती पर अर्पित कर रहा श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद भगत सिंह को किया नमन। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत दादरी जिले के किसान मछली उत्पादन कर कमा रहे हैं खासा लाभ। उत्पादक किसानों को मिल रही है 60% तक की सब्सिडी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।